नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट फिलीपींस की तरफ से है। फिलीपींस की एयरफोर्स की तरफ से बासा एयरवेस में एक छोटी सी एग्जीबिशन को आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के कई एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया था। इसमें खास करके HAL, साब, लॉकहीड मार्टिन और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अपने अपने एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया था। इसमें साब की तरफ से अपनी ग्रिपेन E, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी F-16V और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अपनी FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया था। और साथ ही HAL की तरफ से इसमें अपनी तेजस Mk-1A को डिस्प्ले किया गया था। अब पता चला है कि फिलीपींस की तरफ से भी अपनी एयरफोर्स की ताकत को बेहतर करने के लिए कुछ नए एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। अभी तक ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितने एयरक्राफ्ट को यहाँ पे खरीदने वाले हैं, लेकिन इतना पता चला है कि वो मेनली चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। और खास करके फिलीपींस ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है जो कि एयर टू सी ऑपरेशन में सक्षम हो। अब देखा जाए तो इस टेंडर में F-16 और ग्रिपेन E तेजस Mk-1A के मुकाबले बेहतर चॉइस होने वाले, क्योंकि ये मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होने वाले जो कि तेजस Mk-1A के मुकाबले ज़्यादा वेपन लोडआउट को भी कैरी कर पाएंगे। लेकिन HAL की तरफ से भी एक तरीके से इसमें एक चीट कोड का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जैसे कि फिलीपींस अभी खास करके एयर टू सी ऑपरेशन को फोकस करके एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, जिससे साफ होता है कि उनका प्राइमरी टारगेट चाइनीज नेवल वेसल्स होने वाले हैं। तो इस वजह से HAL की तरफ से भी तेजस Mk-1A के साथ ब्रह्मोस NG को उनको ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये बात आप सब जानते हैं कि फिलीपींस पहले से ही ब्रह्मोस के लिए ऑर्डर को प्लेस कर चुका है और अभी आगे चल के वो भारत से एडिशनल ब्रह्मोस को भी खरीदने वाले हैं। तो अभी अगर वो एक एयर टू सी ऑपरेशन को करने के लिए एक एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं जो कि खास करके एंटी शिप वेपन को फायर कर सके, तो इस सेगमेंट में ब्रह्मोस NG को मैच करने वाला कोई वेपन उनको किसी और एयरक्राफ्ट के साथ नहीं मिलने वाला है। और फिलीपींस पहले से ही ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को अच्छी तरीके से जानता है, जिस वजह से ये ऑफर उनको अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा तेजस एयर टू एयर ऑपरेशन में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और आगे चल के अगर तेजस Mk-1A के साथ फिलीपींस ब्रह्मोस NG और अस्त्र सीरीज की मिसाइल को खरीदता है, तो ये भी उनको चाइनीज ओरिजिन PL-15 जैसे मिसाइल के मुकाबले बेहतर एडवांटेजेस को दिला सकते हैं। खास करके अगर वो भारत से अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल को आगे चल के एक्वायर करते हैं, तो ये चाइना के मुकाबले उनको बेहतर VVR एडवांटेजेस दिला सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से HAL के पास तेजस को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलने वाला है। अगला अपडेट रेल गन्स की तरफ से, और जब भी हम रेल गन्स की बात करते हैं तो आप सभी के मन में दुनिया की सबसे खतरनाक गन का ख्याल आता होगा, जिसमें बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक स्पीड में लॉन्च किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है। और इस गन से फायर किए गए प्रोजेक्टाइल का इम्पैक्ट किसी भी नॉर्मल गन से फायर किए गए प्रोजेक्टाइल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी तक कई देश रेलगन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे, उसके बाद चाइना, इंडिया और जापान भी इसमें शामिल है। अब इन गन्स को खास करके नेवल वेसल में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको प्रैक्टिकली किसी वॉरशिप में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस गन को फायर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट्स और इससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। और एक प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए जितना पावर कंज्यूम होता है वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि इतना पावर एक वॉरशिप में जनरेट करना संभव नहीं होता। अभी तक यूएस की तरफ से भी कई बार रेलगन्स की प्रोटोटाइप को टेस्ट किया चुका है, लेकिन अभी तक इसको कॉम्पैक्ट बनाना संभव नहीं हुआ था और इसे शिप में इंटीग्रेट करके इसे चलाने के लिए सफिशिएंट पावर सोर्स को अरेंज कर पाना अभी तक संभव नहीं हुआ था। लेकिन अभी पहली बार जापान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने सफलता के साथ एक मीडियम कैलिबर की मैरीटाइम रेलगन को डेवलप कर लिया और रिसेंटली इसकी लॉन्च वीडियो को जापान की तरफ से शेयर किया गया था। इस रेलगन को अभी जापान की एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी यानी कि अटला और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया। जापान की तरफ से अभी जो वीडियो फुटेज रिलीज किया जा रहा है, जिसमें जापान की रेलगन को एक शोर वेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसको सिर्फ शोर वेस्ट फैसिलिटी से ही टेस्ट किया जा सकता है या फिर इसको किसी वॉरशिप में सच में डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जापान ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता है। अभी भी भारत की तरफ से अपनी रेलगन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगला अपडेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से, और अभी हम लोग इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अभी 40 से 80 के आसपास ने मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है।
अभी इस टेंडर को हासिल करने के लिए कई देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पता चला है कि इनिशियल इवैल्यूएशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरबस की A400 एयरक्राफ्ट में काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हालांकि ये बात ऑफिशियली बताया नहीं जा रहा है। अब इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 18 से 30 टन क्लास के एक एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें A400 थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड हो जाता है क्योंकि ये करीब 37 टन की कार्गो को कैरी कर सकता है और हो सकता है इस वजह से अभी कुछ अनऑफिशियल लेवल में की गई इवोल्यूशन में इसको बेहतर बताया जा रहा है। अब अभी इस टेंडर में C-130J सुपर हरकुलस और एम्बरर की C-390 जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने वाले हैं। खास करके C-390 A400 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने वाला है, जो कि नियरली 26 टन के आसपास कार्गो को कैरी कर सकता है। अब इसके अलावा A400 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन और इसकी डेवलपमेंट को लेके भी कुछ दिक्कत पाए जाते हैं और इनिशियली जितने भी देश इसको जितनी मात्रा में खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो अभी धीरे धीरे अपनी ऑर्डर को रिड्यूस करते जा रहे हैं। अब इसका मेन कारण इसकी प्राइस हो सकता है, क्योंकि पहले इसकी यूनिट कॉस्ट को $100 मिलियन से कम रखने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इसकी यूनिट कॉस्ट $188 मिलियन से लेके $220 मिलियन के आसपास होने वाला है। और जैसे कि अभी इसकी ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि एयरबस इसकी डेवलपमेंटल कॉस्ट को भी उसी से भरपाई करने वाला है। और इसी वजह से एम्बरर की C-390 इस टेंडर में जीतने की चांसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका यूनिट कॉस्ट $130 मिलियन से लेके मैक्सिमम $160 मिलियन तक की सीमित होने वाला है। और ये इंडियन एयरफोर्स के RFI के अंदर इशू किए गए टेक्निकल क्वालिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से क्वालिफाई करता है, जबकि A400 थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड बन जाता है। लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक क्लियरली कुछ बताया नहीं जा सकता है। अगला अपडेट HAL की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की तरफ से, जिसे हम ध्रुव हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा लगातार ध्रुव हेलीकॉप्टर की बैक टू बैक 2 से 3 क्रैश हमको देखने को मिला था, और खास करके ये सभी क्रैश ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट के साथ हमको देखने को मिल रहा था। अब इसके बाद इस हेलीकॉप्टर की एयरवर्थनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि इनको हम काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑपरेट करते हैं और हमारे तीनों सर्विस में अभी ऐसे 330 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर मौजूद है। तो इसमें अगर कोई सीरियस टेक्निकल इशू आता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से कुछ दिन के लिए सभी ध्रुव हेलीकॉप्टर को इनिशियल जांच पूरी होने तक ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद ये पता चला कि ये जो 3 क्रैश हुए थे ये सभी के सभी फॉल्टी कंट्रोल रॉड असेंबली की वजह से हुआ था। इसके बाद HAL की तरफ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जाने लगा और अभी HAL की तरफ से बताया गया कि इस प्रॉब्लम का अभी एक फुल प्रूफ सोल्यूशन को निकाल दिया गया है। HAL के मुताबिक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रॉड किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, जो कि पायलट को हेलीकॉप्टर को सही मोशन देने के लिए मदद करता है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी तक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में एल्यूमिनियम बेस्ड कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो 3 क्रैश हुए थे उसमें देखा गया था कि कंट्रोल रॉड थोड़े घिस गए थे, और इसी वजह से अभी HAL की तरफ से इनको स्टील कंट्रोल रॉड से रिप्लेस करने का फैसला किया गया। HAL की हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी इनिशियल बैच में करीब 120 नए कंट्रोल रॉड्स को डिस्पैच किया जा रहा है, जिसको अभी हमारे तीनों सर्विस में मौजूद हेलीकॉप्टर्स में धीरे धीरे इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा, और अगले साल जून से पहले हमारी सभी एग्जिस्टिंग ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में नए कंट्रोल रॉड्स को लगा दिया जाएगा, साथ ही पुरानी एल्यूमिनियम रॉड्स को रिमूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।